नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ हैं चिराग पासवान सर। मैं इनको नेता नहीं बोलूँगा, लीडर नहीं बोलूँगा, बिहार की उम्मीद कहूँ तो चलेगा। और ये क्यों कह रहा हूँ सर, पता है, पिछले 8 महीने में बैंक डकैती बिहार में, बैंक रॉबरी के अलावे लूट छीन, यहाँ तक कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि एक अणे मार्ग में चेन स्नैचिंग हो रही है और नीतीश कुमार खुद बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब प्रश्न जो है निष्पक्ष होकर के पूछने से बजाय ये पूछना पड़ेगा, आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बिहार कब स्वतंत्र होगा सर? इस जो स्थिति है इस वक्त वर्तमान में बिहार की। भाई बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा। आज देश तो आज़ाद हो गया था 75 साल पहले, और देश के कई प्रदेश उस आज़ादी के महत्व को समझते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े। टू एन एक्सटेंट की आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 के लिए एक नया लक्ष्य तय किया है, विकसित भारत का लक्ष्य। पर क्या उस विकसित भारत के लक्ष्य में बिहार अपना योगदान उस तरीके से दे पाएगा जिस तरीके से बिहार ने आज़ादी दिलवाने में योगदान दिया था, या आज़ादी से पूर्व जिस तरीके से बिहार की शान थी, बिहार का गौरव था, क्या उस तरीके से बिहार अब इन अगले 25 सालों में योगदान दे पाएगा? ये तभी दे पाएगा जब बिहार अपराधियों से स्वतंत्र होगा, भ्रष्टाचारियों से स्वतंत्र होगा, जातिवादी सोच से स्वतंत्र होगा। जब तक बिहार इन कुरीतियों के चुंगल में फंसा रहेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही कारण है कि आज़ादी के 75 सालों में बिहार आगे बढ़ने की बजाय उल्टा पीछे गया। समय था जब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग फ़ख्र करते थे, देश तो भूल जाइए, दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे। और आज हमारे ही प्रदेश में शिक्षा का हाल देख लीजिए। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती? पर इस दिशा में कोई चर्चा ही नहीं करता। तो ऐसे में ज़रूरी है उस सोच के साथ आगे बढ़ना। मैं मेरे मुख्यमंत्री जी से हमेशा उनकी नीतियों का मैं विरोधी में रहा हूँ। उसका कारण ही यही है कि आज जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अगले 25 सालों का लक्ष्य तय कर रहे हैं, उसके लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, मेरे मुख्यमंत्री के पास बताए ना कि भैया क्या रोड मैप है, बेहतर शिक्षा को लेकर, बेहतर रोजगार को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जो मुख्यमंत्री खुद अपने मोतियाबिंद के इलाज के लिए 1000 किलोमीटर चार्टर फ्लाइट से दिल्ली जाते हों। सोचिए उस प्रदेश में क्या हालात होंगे स्वास्थ्य के। स्वास्थ्य से आपने चूंकि बात कर ली तो हमने जो एक्सपोज किया है सर, सरकार मीडिया से, डिजिटल मीडिया से अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही तो इस प्रकार से डरी हुई है। आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल में यूरिन बैग नहीं था तो स्प्राइट और कोको कोला के बोतल लगाए गए। अब डिजिटल मीडिया उस बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो इसके ऊपर के पदाधिकारियों पे कार्रवाई हो तो डिजिटल मीडिया को बैन किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी रहेगी सर? भाई नियंत्रित करने का प्रयास ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। हर चीज़ को वो अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ उठती किसी भी आवाज़ को वो बर्दाश्त करें, ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं है। बहरहाल ये जो आपने उदाहरण दिया ये तो फिर भी उन छोटे उदाहरणों में से है। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। भाई सोचिए, किसी को लेफ़्ट आई में था मोतियाबिंद, उसका राइट आई का ऑपरेशन कर दिया गया और आंखों को ऐसी स्थिति में कर दिया गया कि इवेंचुअली उनको अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। ये हालात हैं 21वीं सदी के बिहार के। और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की खामोशी कहीं ना कहीं मौन समर्थन है। आप मुझे बताएं ना भाई, आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे ज़रूर जाहिर सी बात है सोशल मीडिया की एक अपनी ताकत है और उसको नहीं नियंत्रित किया जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी को सबसे ज़्यादा बल आज की तारीख में सोशल मीडिया देता है, जहाँ हर व्यक्ति जाके अपने कमेंट्स लिख सकता है, अपनी बातों को लिख सकता है, जिसको मुख्यमंत्री नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ऐसे में क्या जवाबदेही नहीं बनती है मुख्यमंत्री की कि जब ये सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं आप जवाब दें? भारत का भाई संघीय ढांचा है और भारत का संघीय ढांचा, भारत का संविधान पूरी तरीके से इन चीज़ों को क्लियर आउट करता है। फेडरल स्ट्रक्चर में स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, ये राज्य सरकार के विषय हैं। राज्य सरकार को ही इनको संभालने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री से ना स्वास्थ्य संभल रहा है, ना शिक्षा संभल रही है, ना अपराध संभल रहा है, तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है?
अपराध पे सर आते हैं, दो चीज़ें हुई। एक तो सर दरभंगा में जिस प्रकार हम लोगों की बहुत बात कर रहे हैं, पूरे देश की मीडिया उठाती है, लेकिन सर पिछले 10-15 दिन से दरभंगा में नेट नहीं था, जिस प्रकार से हिंसा हुई वहाँ पे हमने देखा। लेकिन सर दोनों में एक चीज़ कॉमन है सर, दरभंगा में और बेगूसराय में पासवान जाति के लोगों को स्पेशली इस सरकार में टारगेट किया गया सर। उप मुखिया हैं वहाँ के बेगूसराय के, उनको मारा गया। इस पे आप लोगों की पार्टी क्या कर रही है, और क्या आप लोग की पूरी पार्टी की कमेटी जो है वहाँ पे जाएगी और मदद करेगी सर? भाई पहले तो मैं बता दूं कि पासवानों को चिन्हित करके, टारगेट करके आज से ही नहीं, एक लंबे समय से उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरते हैं। क्यों डर रहे हैं सर? आखिर मतलब न्याय प्रक्रिया में भी इस प्रकार के, वो एक तरफ जातीय जनगणना करा रहे हैं और एक तरफ एक स्पेसिफिक जातियों को टारगेट कर रहे हैं। इस समुदाय की ताकत से वो डरते हैं, इस समुदाय की नेतृत्व क्षमता से वो डरते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बढ़ते कद का ही डर था कि मुख्यमंत्री जी को दलित महादलित करना पड़ा। ये कोई सामाजिक न्याय के लिए लिया गया ये फैसला नहीं था, ये राजनीतिक लाभ की दृष्टि से लिया गया ये फैसला था। भले वो दलित महादलित करना हो, भले वो पिछड़ा अति पिछड़ा करना हो, जातीयता में बांटो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चलती आ रही है उसी का पालन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और तब से लेकर आज तक बहरहाल अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हर गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बट क्योंकि आपने पासवानों पे आपने सवाल उठाया, उनको जिस तरीके से, चौकीदारों को जिस तरीके से ड्यूटी पे उनको प्रताड़ित किया जाता है, कई ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी ड्यूटी बनती नहीं है भेजा जाता है, परिणाम स्वरूप वहाँ पर उनकी हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी जाती है। युवा पासवानों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। और जो उदाहरण आपने अभी गिना है, जो कि हाल फिलहाल के दिनों में जो हुए, उसमें हमारी पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया था। तमाम जानकारी मेरी भी परिजनों से वहाँ पर बात हुई है। मैं भी इसी हफ्ते संभवतः वहाँ पर मैं जाऊँगा, उन लोगों से मैं मिलूँगा। पर ये ओवरऑल भाई एक बड़ी चिंता का विषय है। मैंने भारत की संसद में भी इस विषय को मैंने उठाया था कि जहाँ एक तरफ हम लोग मणिपुर और नू की तो हम लोग चिंता करते हैं, बट आप सिलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ना, आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी अपराध हो रहा है, उसके लिए सबको एकजुट होना होगा। विपक्ष उसको आइसोलेट करके नहीं दे सकती कि भाई जहाँ पे हमारी सरकार है हम उस पर चुप हो जाएं। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके मुख्यमंत्री हैं जिस पार्टी से, ललन बाबू दहाड़ दहाड़ कर भारत की संसद में मणिपुर और बाकी जगह की घटनाओं पर बोल रहे थे, तो क्या उनको अरवल नहीं दिख रहा था? नहीं, अरवल तो बाद में सर, वहाँ पे दुर्गा पूजा के प्रतिमा में पिछले वर्ष की बात है, गोली मार दी गई थी एक बच्चे को। मतलब ये हम किस, मेरा प्रश्न ये है चिराग सर कि जहाँ एक आपके आदरणीय पिताश्री ने इतना कुछ भारत के संघीय ढांचे को बचाने के लिए किया, और आज बिहार में स्थिति यह है कि ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी को अलग अलग ढंग से तोड़ा जा रहा है। 4 पिलर होते हैं अगर डेमोक्रेसी के। न्यायपालिका तो चलिए, न्यायपालिका तो इंडिपेंडेंट है, मगर कार्यपालिका, विधानमंडल और पत्रकारिता में जो जिस प्रकार से कंट्रोल किया गया है और जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है, कार्यपालिका के करप्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण 1700 करोड़ का पुल गिरा, और ऐसा नहीं कि उसके बारे में एक्सपोज नहीं किया गया था। ये कैसे हो सकता है सर कि हमारी बातें उन तक पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंच रही है तो ये एरोगेंस है या इग्नोरेंस है? अहंकार है भाई, पूर्ण अहंकार है। मुख्यमंत्री जी को विकास से कुछ लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री, और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि भाई अगर कोई ये शब्द का इस्तेमाल मेरे लिए करे तो मैं इसको एक क्रिटिसिज्म समझूंगा। मुख्यमंत्री इसको अपनी ताकत समझते हैं। जब उनको कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग के ये माहिर हैं, मुख्यमंत्री जी को एहसास होता है कि उनकी तारीफ़ की जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग तारीफ़ कैसे हो सकता है? आप जातीय समीकरण को आप साध लेंगे और उसके बाद आप विकास के कार्य करें नहीं करें उसके आधार पर आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, तो ये आपके अहंकार को ही बल देगा ना। और यही मुख्यमंत्री करते आए हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति।
जहां एक लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उनका वोट लेकर वो मुख्यमंत्री वो बनते रहे, 2015 में पुनः उनको विश्वास था कि महागठबंधन में गए हैं, अब राजद के वोट से हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमको क्यों काम करना है। उसके बाद 17 में पुनः उनको विश्वास था कि हम एनडीए के साथ आ गए हैं, तो 20 में हमको काहे के लिए काम करने की ज़रूरत है, 20 में एनडीए का वोट लेंगे। अब ये पुनः महागठबंधन के साथ गए, 25 का चुनाव अगर ये उस गठबंधन में रहे तब तक, तो या तो उस गठबंधन का वोट लेंगे या अगर वापस एनडीए में आने की ये सोच रखेंगे, तो ये मुख्यमंत्री को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ समीकरण 7 के। आप मुझे पिछले 18 सालों में कोई 5 उपलब्धि बता दें भाई इन मुख्यमंत्री की। भाई ये ऐसे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं जहां पुल हवा में गिर जाता है, बांध चूहे कुतर जाते हैं, लाखों की करोड़ों की शराब शासन की निगरानी में चूहे पी जाते हैं। ये अमेजिंग है। एक मैंने आर्टिकल लिखा था सर कि बड़े चूहे विस्की पी गए, छोटे चूहे देसी शराब पी गए। बट ये कहीं ना कहीं भाई हमारे बिहार को शर्मसार करता है। जब मुख्यमंत्री बेंगलुरु गए, मुख्यमंत्री को इस बात को बहुत चुभी ये बात, और संभवतः इसीलिए वो बेंगलुरु की बैठक से नाराज़ होकर, कहा जाता है कि नाराज़ होकर आए थे, बिकॉज बिना किसी मीडिया इंटरेक्शन के वो वापस आ गए थे। वहाँ पे जिस तरीके से पोस्टर्स लगे थे उनके खिलाफ, पर एक व्यक्ति विशेष की वजह से पूरा प्रदेश बदनाम हो रहा है। आज बिहार के लोगों की छवि मुख्यमंत्री ने ऐसी बना दी है कि बिहारी शब्द गाली बन गया है। दूसरे राज्यों में मेरे बच्चे छुपाते हैं बताने से कि वो बिहारी हैं। मैं कितने ऐसे कॉलेजेस में मैं गया हूँ जहाँ पे बच्चे अलग से आएंगे, धीरे से आके मिलेंगे और कान में बोलेंगे भैया हम भी बिहार से ही हैं। तो हम बोलते हैं कि भैया तो जोर से बोलो बिहारी हो। नहीं भैया, कॉलेज में किसी को नहीं पता कि हम बिहार से हैं। ये हाल कर दिया है इन्होंने बिहार का। देश भर के सामने आज हमको बता दीजिए भाई, आपके चैनल्स हों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हों या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या नेशनल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बिहार सुर्खियों में क्यों आता है? अपराध के लिए, पुल चोरी के लिए। बिल्कुल। और यही कारण है कि दूसरे प्रदेश के लोग हम लोग को हीन भावना से देखते हैं, बिहार आने से डरते हैं लोग। ये छवि इन्होंने बना दी है मुख्यमंत्री जी। चलिए, विपक्ष की बहुत बात होगी। अब मैंने शो के पहले हिस्से में कहा था सर कि मैं आपको भविष्य देखता हूँ बिहार का। मैं आपके बारे में, एक हमने सर्वे करा है जिसमें 10,000 लोगों के आसपास का सैंपल साइज है, और ये सर्वे सर मैं बता दूं उन जगहों का नहीं है जहाँ पे एलजीबी की सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेंस थी। ये उन जगहों पे है जहाँ पे आपकी अभी कम एग्जिस्टेंस है। तो हमने युवा नेता में पता किया तो 47% बिहार की जनता ने कहा कि चिराग पासवान को वो बिहार का उम्मीद देखती है। इतना बड़ा अगर कंधे पे सर बोझ है तो कैसे आप पूरा करेंगे सर? भाई बिल्कुल, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रदेश की जनता आप पे इतना विश्वास करती है, और मुझे है भाई एहसास इन जिम्मेदारियों का। और इसीलिए जब मैं बातें करता हूँ मैं हल्के में कहने के लिए नहीं करता। कुछ लोगों की आदत है कि बोल जाते हैं 10 लाख रोज़गार दे देंगे, उनसे भी बड़े बड़े शूरमा हैं जो आकर बोल देते हैं कि 10 लाख क्या हम 20 लाख दे देंगे। मैं कोई भी बात हल्के में नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उम्मीद का महत्व क्या है। आप कुछ भी कीजिए पर किसी की उम्मीद को मत तोड़िए, क्योंकि जब किसी की आस टूटती है ना, जब किसी की उम्मीद टूटती है ना, तो वो भविष्य की कल्पना छोड़ देता है, जीने की उम्मीद वो छोड़ देता है। ऐसे में बिहारियों ने बहुत उम्मीदें रखी थी हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। जंगल राज, और ये शब्द उन्हीं का ही दिया हुआ है, आयरनी देखिए, उन्हीं का शब्द दिया हुआ है। जंगल राज का वो विकल्प बनकर आए थे, और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। 2005 में लोगों ने उन पर इतना विश्वास किया, क्योंकि कल परसों भी वो अपने एक वक्तव्य में हमारे ऊपर ही कटाक्ष करते हुए वो बोल रहे थे कि कुछ लोग बोलता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, तो 2005 में भी हम तीसरे नंबर की पार्टी थे, 10 में देखिए हम कहाँ आए। वो आप इसलिए आए मुख्यमंत्री जी क्योंकि बिहार की जनता ने आपसे उम्मीदें जोड़ी, आप पर विश्वास किया, पर क्योंकि आप उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे, वापस जनता ने आपको 2005 वाले दौर में पहुंचा दिया, पुनः आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। आज किसी दूसरे की बैसाखी पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए इस जिम्मेदारी का एहसास है मुझे, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें डिटेल्ड रिसर्च की है भाई। मेरी एक बड़ी टीम ने, मेरे साथियों ने, मेरे सलाहकारों ने, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने, टेक्निकल टीम्स इस पे बैठी हैं, एंड राउंड्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने की है कैसे एक विकसित बिहार हम लोग बना सकें। और हर क्षेत्र में आप मुझसे शिक्षा के बारे में पूछें, स्वास्थ्य के बारे में पूछें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछें, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछें, बिहार में निवेश कैसे आएगा, उद्योग कैसे खुलेंगे। क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है। दोष बिहार के भूगोल में नहीं है, फिर वो तो वही भूगोल उत्तर प्रदेश का भी है सर। उत्तर प्रदेश देश के कई ऐसे राज्य हैं
जो कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, राजस्थान है, कई ऐसे राज्य हैं। तो अगर उन राज्यों में अगर उद्योग खुल सकता है, वो राज्य आगे बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दोष तो आपकी नीति और नीयत में है ना मुख्यमंत्री जी। आप चाहते ही नहीं कि बिहार आगे बढ़े। तो आप मुझसे पूछे भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं आपको एक एक सवाल का, बिहार की हर एक समस्या का, आज बताइए बाढ़ सुखाड़ की समस्या, कृषि प्रधान प्रदेश है भाई मेरा, आप नहीं सिंचाई को हल्के में ले सकते। क्यों नहीं नदियों को जोड़ने की योजना पर अभी तक काम किया जा रहा है? क्यों नहीं इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स हम करते हैं? दूर दराज के इलाकों में हम लोग वहाँ का पानी पहुँचाएं जिन इलाकों में ज़्यादा पानी आता है और बाढ़ की व्यवस्था बनती है। पर जो मुख्यमंत्री के रहते पटना जलमग्न हो जाता है, वो मुख्यमंत्री सीमांचल की चिंता करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये हमारे साथ थे चिराग पासवान सर। लोकसभा में चिराग पासवान सर कैसे काम करेंगे वो हम अपने चैनल पे आगे ज़रूर दिखाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली सर लोकसभा को लेकर के अब 8 महीने से कम समय है। आखिरी प्रश्न है सर, आप कितनी सीटों पे चाहते हैं मैक्सिमम जीत दर्ज करना? मेरे ख्याल से मेरे पास 3-4 सीटों के सर्वे ऑलरेडी हैं जिस पे आपकी पार्टी की बढ़त है, लेकिन आपको लगता है कि आप क्लीन स्वीप करेंगे? जितनी सीटें आपको मिलेंगी भाई, जितनी सीटें मिलेंगी उतने पे ज़रूर हम लोग का स्ट्राइक रेट हमेशा, हम लोग का स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहा है। 2014 में 6 सीटों पर लड़े थे, 6 की 6 जीते, 7 पे लड़े थे, 7 में से 6 जीते। और 2019 में 6 लड़े थे, 6 की 6 हम लोग जीते। तो स्ट्राइक रेट हम लोग का हमेशा हम लोग का अच्छा रहा है। इस बार भी जितनी भी सीटें मिलेंगी, बिफोर यू आस्क मी कि कितनी मिलेंगी, ये गठबंधन के भीतर की बात है, चर्चा करना मेरे लिए अभी संभव नहीं होगा। बट हाँ, जितनी भी सीटें मिलेंगी, पर मैं बड़े लक्ष्य की ओर मैं काम कर रहा हूँ। अपनी ही सीटों पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा हूँ। मैं संगठन पे वहाँ पे भी कार्य कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे गठबंधन के साथी दल भारतीय जनता पार्टी या कोई और दल भी वहाँ से चुनाव लड़ेगा, तो उन सीटों पर भी हम लोग उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में मैंने इस बात को कहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि लोकसभा में कही हुई मेरी बात सही साबित हो। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन बिहार से जीते, उस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। आपकी प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ रिसेंटली फोटोग्राफ्स आई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राक्षस है और उनके वोटर्स, ये कल की बात है। ये डेमोक्रेसी में हम कहाँ पहुँच गए सर? इस देश का मूल ये था कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित व्यवस्था है। इसमें अगर वोटर्स को राक्षस कहा जाएगा तो कहाँ पहुँच गई सर? भाई, आक्रोश को मैं समझ सकता हूँ। जिस पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में रहने की आदत हो, सत्ता से बाहर रहना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है उन लोगों के लिए, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। पर मैं हमेशा से पक्षता रहा हूँ राजनीति में शब्दों की मर्यादा को लेकर। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, एक पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ। मैं मानता हूँ कि आक्रोश हो या विरोध हो, उसको बहुत खूबसूरत शब्दों में कन्वे किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपत्तिजनक शब्दों का ही आप इस्तेमाल करेंगे या तीखे चुभने वाले शब्दों का ही आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप अपने आक्रोश या विद्रोह को आप दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। नहीं, बहुत सरल शब्दों में उतने ही इम्पैक्ट के साथ आप अपनी बातों को आप पहुंचा सकते हैं। बट कभी कभी जब लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मैं कई बार अपने बारे में भी कई ऐसे शब्दों को सुनता हूं और कई बार अपनों से ही सुनता हूं, जहां पे मुझे इस बात का दुख होता है कि राजनीति कितना और नीचे गिरेगी, राजनीति में शब्दों की मर्यादा कितनी और नीचे जाएगी। ये सभ्य समाज के लिए सही नहीं है और ये आने वाली पीढ़ी को एक गलत सीख हम दे रहे हैं, जहां आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों को, और कांग्रेस के जिन नेता ने कहा भाई वो भी एक सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर है और वो बिल्कुल, तो ऐसे में उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए उनके फॉलोअर्स के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए। जब वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने ही समर्थकों को निराश करते हैं। धन्यवाद चिराग सर इस इंटरव्यू के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि वो चिराग सर की आइडियोलॉजी, देखिए आप ब्लाइंड नहीं हो सकते। मैं मानता हूं कि ये अगर एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ अधर्म है तो आप निष्पक्ष भी नहीं हो सकते। और बिहार के इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है कि हर स्टेट की बात होती है, हर स्टेट के क्राइम को दिल्ली मीडिया कवरेज देती है, पर हम बिहारियों के ऊपर ये अत्याचार अगर राजनेता कर रहे हैं तो क्या देश का एक लार्जर मीडिया सेक्शन नहीं कर रहा है जो यहाँ के संवेदनशील मुद्दों को छुपा देता है? धन्यवाद।